नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बेहद स्वागत है। आरओ पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। आरओ के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। वे ज्वार जिनकी ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% तक अधिक होती है उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ज्वार भाटा की घटना आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। ठीक है, क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण जो हमारा समुद्र तल होता है, ठीक है, वाटर, तो उसके दिन भर में जो है एक या दो बार उठने या गिरने की जो एक्टिविटी होती है, प्राइमरली इसको हम ज्वार भाटा के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी कुछ प्रभाव पड़ता है, वो अलग की चीज़ है, डिटेल में आप इसको देख लीजिएगा। तो अगर हम 20% अधिक की वाले की बात करें तो ये होता है स्प्रिंग टाइड, है ना, ऑप्शन ए। हिंदी में इसको कहते हैं वृहत ज्वार। ठीक, इसको डिटेल में थोड़ा इन कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। अब देखिए, ज्वार भाटा के बारे में सही कथन को चुनना है। 2 स्टेटमेंट हमारे पास है। ठीक, अभी हमने बताया चंद्रमा और ये जो सूर्य का रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट उसी रेफरेंस में आगे है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, कुछ समझिए, और यहाँ पे जो हमारा ये है ओशनिक वाटर, ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वजह से ज्वार भाटा की जो एक्टिविटीज़ हैं सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक, और दूसरा है जब समुद्र का पानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा तिरछी विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है तो ज्वार सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। इसको थोड़ा ना इमेज सर्च करके देखिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे फिलहाल यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी ग्रह पर सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो पानी में देखते हैं जो हमारी ये अपलिफ्टमेंट की गति है ज्वार के रूप में आप जो जान रहे हैं, तो सबसे हाईएस्ट टाइड जो होता है फंडी की खाड़ी में होता है, विकल्प सी। ठीक है, फंडी की खाड़ी कहाँ पे है, कनाडा में। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई होती है ये लगभग 15 से 16 मीटर जो है ऊंची होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी नदी रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, दोनों बॉर्डरिंग नेशन हैं, शेयर करते हैं बॉर्डर, रशिया और चाइना। तो इनके बॉर्डर्स पे जो नेचुरल सीमा बनाती है इस नदी का नाम है अमूर। इसको मैप में एक बार लोकेट करें। विश्व की जो फेमस नदियां हैं इनके रेफरेंस में यूपीपीएससी आयोग क्वेश्चन हर बार लगातार पूछता है। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ना भी जरूरी है। उसी क्रम में देखिए 2 स्टेटमेंट है, सही को चुना है। लॉयर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जैसे इंडिया में कौन सी सबसे लंबी नदी है, गंगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये हो गई। और डेन्यूब नदी, ये भी कई बार अक्सर पूछी जाती है, पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और लगभग 2850 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। गंगा नदी की लेंथ याद रखा करिए, वो है 2525 किलोमीटर। आगे देखें, मेकोंग नदी के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन यूपीपीएससी आयोग ने 2021 में यूपीपीएससी जो अपर प्रीलिम्स होता है उसमें शायद पूछा था। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है। इसका उद्गम तिब्बती पठार से होता है। ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू जो है यहाँ से निकलती है ये नदी, और ये चाइना का जो यूनान प्रोविंस है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब में इसका जो है प्रवाह है। ठीक, पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। दूसरा है मेकोंग डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैप में भी चाहे तो लोकेट कर लीजिएगा, यहाँ पे दक्षिणी वियतनाम में है ना, ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखें, जहांगीर और नूरजहां। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर और नूरजहां की कब्रें किस नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये आप जानिए पहले कि ये कब्रें कहाँ पे हैं दोनों। तो ये पाकिस्तान में है वर्तमान, लाहौर में। तो लाहौर से होकर के जा रही है कौन सी नदी, रावी। ठीक, यहाँ पे स्थित है ये। आगे है कि काठमांडू यानी कि नेपाल का जो शहर है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है बागमती रिवर यहाँ पे।
इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनदों की क्रिया के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो देखिए बात हो रही है लैंडफॉर्म विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर देखिए क्या होता है, जैसे हिमालयन एरिया का हम एग्जांपल लें तो होता क्या है कि स्नोफॉल होती है। ठीक है, ठंडे होते हैं एरियाज ये काफ़ी हायर एल्टीट्यूड पे, तो जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो स्नोफॉल हो रहा है वो डिपॉजिट होता रहता है पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो वो ग्लेशियर का फॉर्म ले लेता है। तो होता क्या है कि जब ये ग्लेशियर काफ़ी हैवी हो जाता है तो वो स्टार्ट करता है मूव करना एक प्लेस से, है ना, शिफ्ट होने लगेगा। तो वैसी स्थिति में वैली यानी कि घाटियों का निर्माण होता है, और चूंकि इनका जो वेट होता है ज़्यादा होता है तो इन ग्लेशियर्स के माध्यम से जो आकृतियाँ बनती हैं वो इंग्लिश के लेटर यू के आकृति की होती हैं। ठीक है, यू शेप्ड वैली। तो ध्यान रखेंगे, इसमें बी को चुनेंगे हम। इसमें देखें इनमें से कौन सा नदी स्थल रूप नदी के ऊपरी भाग में बनता है। ठीक है, ऊपरी भाग से संबंध है कि जहाँ से नदी का ओरिजिन हो रहा है। ठीक, और ये स्पेशली जो हमारी ये मतलब किसी हिल वगैरह से जो नदियाँ निकल रही हैं, ठीक है, माउंटेन से, उनमें मुख्य रूप से ये आकृति देखने को मिलती है। जैसे हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें, गंगा रिवर की मान लीजिए बात कर लेते हैं, तो जो अपर कोर्स से यहाँ निकल रही गंगा नदी वी शेप वैलीज से बनती है। ठीक है, गॉर्ज एंड वाटरफॉल, ठीक है, जो झरने हैं और घाटियाँ बनती हैं, रैपिड्स। ठीक है, रैपिड क्या होता है कि जैसे कभी आप ऋषिकेश अगर गए हो तो वहाँ रिवर राफ्टिंग होती है, तो नदी ऐसे मोड़ती है ना जहाँ पे, तो यहाँ जहाँ मोड़ होगा बहुत तेज फ्लो होता है वाटर का, वो होता है रैपिड्स। ठीक है, तो ये भी अपर कोर्स जो रिवर का है वहाँ बनता है। ऑक्सबो लेक नहीं बनेगा। ऑक्सबो लेक कहाँ बनता है कि जब नदी एकदम अपने आखिरी स्थल पे होती है, जब वो किसी बड़े वाटर बॉडी में या किसी ओशन में जाकर के समाप्त हो रही है। तो जैसे हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल के रीजन में जब गंगा नदी समाप्त हो रही है तो ऐसे फ्लैट एरियाज में ऑक्सबो लेक यानी कि जो गोखुर झीलें होती हैं इनका निर्माण होता है। ठीक, सो 1 2 3 जो है ये करेक्ट होगा। आगे देखें कैनियन का निर्माण कहाँ पे होता है। ठीक, तो बेसिकली देखिए ये भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये फिजिकल वीदरिंग और इरोजन की। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो ये रिवर कोर्स होता है और ख़ास करके जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, जैसे इंडिया में ही जो आप डेजर्ट एरिया देखते हैं तो वहाँ पे कैनियन का निर्माण होता है। ठीक, तो इसमें हम चुनेंगे बी विकल्प। इसकी आकृति एक बार सर्च करके आप देख लीजिएगा इमेज। इसमें देखें किसी नियत समय में विसर्प लूप नदी से कट जाता है और कट ऑफ झील बनाता है। ठीक है, बेसिकली बात हो रही है जैसे अभी हमने ऊपर ही बात की, रिवर ऐसे आ रही है। ठीक है, तो एकदम जहाँ पे समाप्त हो रही है उस कोर्स में हमने किस आकृति के बारे में बताया था, ऑक्सबो लेक, उसी की बात हो रही है। होता क्या है जैसे रिवर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे समझिए ये ऐसे आ रही है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा इसका ऐसे छूट जाएगा। ठीक है, और फिर इधर से दूसरी धारा निकल जाएगी, ये आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो यही जो आकृति यहाँ पे बचती है उसी नदी के पानी की, ऑक्सबो लेक यही है। ठीक, यहाँ पे इसका प्रोसेस भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे है रिवर डेल्टा यानी नदी के जो डेल्टा का निर्माण होता है किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो जैसे गंगा नदी की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, अब ये डेल्टा का निर्माण हो रहा है तो क्या है, पूरे रास्ते बस जितने सेडिमेंट्स इसके साथ नदी के साथ आ रहे हैं, डिपोजिशन होती है ना उसकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसी की वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। आगे देखें नदी के अपर्दन क्रिया से बनने वाले स्थल रूप कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए मिट्टी के कटाव, बहाव और जमाव की जो घटना है मुख्य रूप से यही होती है अपर्दन। ठीक, तो अब रिवर में जो इरोजन होता है, ठीक, उससे बनती हैं पॉट होल, वाटरफॉल्स, बी आकार की घाटियाँ, ये सब अभी हम ऊपर से भी देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशली हमारा ये बी विकल्प में जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएंगे, जो मेनली हमारे ये इरोजनल वर्क ऑफ रिवर से बनते हैं। नेक्स्ट है चिंदविन नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये रिवर बेसिन है इसका म्यांमार का। आगे देखें निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, ये बताना है। ठीक, हाइड्रोजन बम को सेकंड जनरेशनल न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन भी कहा जाता है। इसका निर्माण करने का श्रेय जाता है एडवर्ड टेलर को। ठीक, एक हंगरी जो देश है यूरोप में, वहाँ के जो है साइंटिस्ट थे। आगे देखें कोलाइड का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। कोलाइड के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसे समझ सकते हैं एक प्रकार के ऐसे हमारे मिक्सचर है ना, जो जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी साइज के होते हैं, जो विजिबल आइज मतलब नेकेड आइज कह लीजिए, विजिबल आइज कह लीजिए, उससे आप देख नहीं सकते। ठीक, तो
यहाँ पे हो जाएगा ये मिल्क, है ना, इसका एग्जाम्पल कोलाइड का। और जो अन्य एग्जाम्पल्स हैं कोलाइड के, जैसे ये जेली वगैरह होता है, ठीक है, आइसक्रीम, ये सब इसमें काउंट किया जाता है। थोड़ा आप कोलाइड के बारे में और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो अभी वर्तमान में आप मेटल्स के नाम जानते हैं, ठीक है, तो जब उनकी शुरुआत हुई, खोज की गई, तो स्टार्टिंग में इन सबको आप देखेंगे, जब इनके हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री है, लैटिन नाम से जो है मोस्टली इन चीज़ों को जाना गया, ठीक है। सबसे पहले जब खोज हुई लैटिन या जो अन्य यूरोप के उस समय जो ये मतलब डिस्कवरीज थी, उसमें नाम दिया जाता था कुछ। तो उसी में यहाँ पे हमें जो सोना, सिल्वर और तांबा, कांस्य, इन सब के बारे में जो कहा गया है, तो इनके लैटिन नाम जैसे सोने का ऑरम है, सिल्वर का अर्जेंटम, तांबे का क्यूप्रम और कांस्य का कोई लैटिन नाम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चारों फैक्ट हमारे इसमें ठीक है। आगे देखिए, किसी धातु की चालकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। कोई भी मेटल होगा तो उसमें जो बेसिकली कंडक्टिविटी यानी चालकता की बात अगर करें तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट या जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उस मेटल से पास हो जाए, वही होता है क्या, कंडक्टिविटी, ठीक। तो ये निर्धारित की जाती है उस पर्टिकुलर जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉनिक सांद्रता और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता उसके अंतर्गत क्या है, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन। बाकी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, धातु के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसी है, ये इसमें कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पहला जो है वो ठीक होगा। आगे देखें, कोई भी एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक, जैसे हम ले लें एग्जांपल डायनामाइट वगैरह का, ठीक है, तो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो क्या है, पहला है प्रतिक्रिया की तेज प्रगति, ठीक है। एक्सप्लोजिव में जब रिएक्शन होगा उसके अंदर एक्सप्लोड होने तक, ठीक है, तो जो उसका जो रिएक्शन है बहुत ही तेज होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। एक्सप्लोजन के बाद बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है और उसका जो एक्सपेंशन होता है एरिया काफ़ी तेज होता है और काफ़ी एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। तो तीनों ही विशेषताएं हैं। आगे देखें, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह इसमें से क्या उत्पन्न करता है। तो जैसे अभी हाल फिलहाल आम का सीजन चल रहा है, मैंगो का, ठीक है, तो समय से पहले ही कुछ पके आम आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि कच्चे आमों को तोड़ करके उसमें कैल्शियम कार्बाइड जो है उसके टिप पे लगाया जाता है, तो उसमें से प्रोड्यूस होता है ये एसिटिलीन, ठीक है, जो उसको आर्टिफिशियली समय से पहले ही पका देता है, खाने योग्य बनाता है, ठीक। तो बी विकल्प। देखिए, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, लेड पेंसिल में बेसिकली पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट यूज़ होता है, ठीक है, लेड होता ही नहीं है, ठीक। तो ग्रेफाइट और क्ले वगैरह यूज़ करते हैं, तो 0% हम चुनेंगे। यहाँ थोड़ी डिटेल है, इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में बात हो रही है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। आगे है परमाणु संख्या, किसी भी हम जो पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, एलिमेंट्स को, तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है हमेशा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें देखें, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है, फूल्स गोल्ड कह लीजिए। तो बेसिकली पायराइट जो होता है ये सोने के जैसा ही इसका अपीयरेंस होता है और इसमें हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेटालिक जो कह लीजिए इसका जो मतलब ये मैलिएबिलिटी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको फूल्स गोल्ड की संज्ञा दी जाती है। इस यहाँ पे इसका नाम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करना है, देख लेते हैं। लाल महल दक्षिणी दिल्ली के निज़ामुद्दीन में गयासुद्दीन बलबन के द्वारा बनवाया गया था, ये बिल्कुल ठीक बात है। इनके टाइम पीरियड में यहाँ पे लाल महल, इसको जो है ये एक और नाम से कसर ए लाल, है ना, इस नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इस महल को बनवाया था इसने, बलबन ने, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र खिज्र खान ने करवाया था, ये गलत हो जाएगा। जमात खाना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था खिज्र खान के द्वारा, परंतु गलत ये है कि ये इल्तुतमिश का पुत्र नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, ठीक। तो इस तरीके से थोड़ा डिटेल में भी जाना करिए, इस तरह से स्टेटमेंट्स पूछ करके क्वेश्चन को है ना थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक। तो पहले को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक यानी तुगलक डायनेस्टी में उसका वजीर यानी कि प्रधानमंत्री कौन था।
तो इसमें था ये खाने जहां मकबूल। देखें तुगलक काल के दौरान इसमें से कौन सा जो स्मारक है नहीं बनवाया गया था। ठीक, फिरोज शाह कोटला, जहाँ पे आज आपकी डेट में ये अरुण जेटली के नाम पे जो स्टेडियम है उसका नाम अब, उसका निर्माण खिड़की मस्जिद तुगलकाबाद, इन सब का टाइम पीरियड तो तुगलक डायनेस्टी के दौरान हुआ। जामा मस्जिद तो इसमें बना है आपका जो है मुगल शासनकाल में जो है शाहजहां के दौरान, तो ये ऑड हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट ऊपर ही देखा था, जहांगीर का मकबरा जो बना है कहाँ पे है, लाहौर में। ठीक, बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। इसमें से देखें दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा है ना, टोकन करेंसी, उस समय जैसे गोल्ड और ये सब ये चांदी के कांच के सिक्के चला करते थे, तो उसको रिप्लेस करते हुए वर्तमान जो कागज़ की मुद्रा चलती है उसके अनुसार एक टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा था। आगे देखें बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर अंकित हुआ। तो देखेंगे स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश के शासनकाल में इसने 2 तरह के सिक्के चलवाए थे, वो उसका नाम भी पूछा जाता है। सिल्वर का टंका होता था, ये सिक्के का नाम है, और कॉपर का होता था जीतल। ठीक है, तो यहीं पे इसने जो है बगदाद के जो लास्ट खलीफा थे, क्योंकि उनके द्वारा ही जो है ये इल्तुतमिश का जो रूल था उसको रिकॉग्नाइज किया गया था खलीफा के द्वारा, तो उसने ही ये सिक्कों पे इनका नाम जो है मेंशन करवाया था। फेमस राइटर रहे इस मुस्लिम रूल में ज़ियाउद्दीन बर्नी। ठीक, इनके बारे में कई सारी पुस्तकें हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स पूछा जाता रहता है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो फतवा जहांदारी और तारीख फिरोज शाही, ये दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे डिटेल्स हैं बिल्कुल ठीक है, तो गलत ही नहीं है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप एक बार देख लीजिए। अमीर खुसरो के बारे में आप जानते होंगे, इनकी कई सारी पुस्तकें फेमस हैं जो पूछी जाती रहती हैं। तो देखिए इसमें से कौन सी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। हश्त बहिश्त, मतला उल अनवर, खजान उल फतूह, नूह सिपहिर, ये 4 तो हैं। ठीक है, ऑप्शन डी को चुनेंगे। तारीख सिंध जो है ये एक राइटर थे जो है, इसे देखेंगे मुस्लिम रूल में मीर मोहम्मद मासूम करके नाम था। ठीक है, हो सके तो ध्यान रखें। फिलहाल इन बुक्स को ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो से संबंधित जो है। आगे देखें फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर। ठीक है, ये आया था 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में, अराउंड 1655 में आया था। ठीक, वाराणसी में। तो वाराणसी में गंगा नदी के रेफरेंस में कई सारे इसने जो है अपने मतलब ये राइटिंग्स दी थी। ठीक, तो पोल्यूशन के बारे में चर्चा की है इसने गंगा नदी में, उस समय के जो टाइम पीरियड के बारे में भी। ठीक, तो उसी में एक फैक्ट है कि वाराणसी में 17वीं शताब्दी के दौरान जो अधिकांश घर थे वो किस चीज़ के बने हुए थे। ठीक है, तो इस समय तक यहाँ पे ईंट और मिट्टी के घर जो है बनने लगे थे। इसमें देखिए चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो अकबर के शासनकाल में देखेंगे जो अहमदनगर का एरिया था, ठीक है, वहां पे डिफेंड कर रही थी उसको ये चांद बीबी। आगे देखें चहलगानी। ठीक है, तुर्कान चहलगानी आप जानते होंगे, पहले भी हमने कई बार आपको बता रखा है इस सीरीज में अपने। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया, यानी कि समाप्त किया। तो बलबन इसका मेंबर था, है ना, कॉर्प्स ऑफ 40 जो आप इंग्लिश में इसको जानते हैं, तो इसको ही समाप्त किया था इसने। ठीक, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़िएगा। और जरा हमको ये बताइए इसको स्टार्ट किसने किया था। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा अडॉप्ट किया गया 1949 में, तो उस समय जो है यहाँ पे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 शेड्यूल्स। ठीक, डी विकल्प को चुनेंगे। वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, क्या कोई कमेंट करके बताएगा हमें। संविधान के यहाँ पे कुछ भाग हैं और उसमें जो अनुच्छेद हैं कहाँ से कहाँ तक, उसके रेफरेंस में कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। तो पार्ट 9 जो है उसमें जो म्यूनसिपालिटी वाला भाग ऐड किया गया है 9A, यहाँ पे सी विकल्प में, ये गलत है। ये आर्टिकल्स बेसिकली 243B से लेके 243ZG तक है। ठीक, यहाँ पे 244 था, बाकी ये सारे 3 विकल्प ठीक हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 है जो संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है। हमने पहले बताया था आपको 368 के अंतर्गत जो है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है। ठीक है, 3 प्रकार की विधियाँ जो इसमें होती हैं, तो ये हमारे भाग है कौन सा, 20। ठीक है, उसमें सिर्फ ये एक आर्टिकल है 368। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस के रेफरेंस में जो प्रावधान कुछ दिए गए हैं, DPSP का जो हमारा भाग है 4, उसका आर्टिकल लास्ट वाला 51 में।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है? ठीक, संविधान का पहला भाग ही जो है उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसका जो भाग 1 का पहला आर्टिकल ही है उसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इस वर्डिंग के साथ स्टार्ट होता है, तो वही यहाँ पे प्रावधान पूछा गया था। आगे है इनमें से कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? CAG की बात हो रही है। ठीक, तो भाग 5 जो कि 52 से लेकर के 151 तक है। ठीक, तो उसी में जो लास्ट के आर्टिकल्स हैं 148 से 151 इसके मध्य में CAG से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आगे देखें, भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है? तो ये आप भाग 5 में ही है। ठीक है, 52 से लेकर के देखेंगे आप आगे के जो आर्टिकल्स हैं 63 में जैसे इधर वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो उसके बीच में यहाँ पे प्रावधान ऐसे में दिए गए हैं, तो भाग 5 हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल है। तो भी हमने 5 के बारे में बात की है कि आर्टिकल 52 से 151 तक के जो प्रावधान है वो इसमें है भाग 5 में। अब कार्यपालिका है परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के बारे में नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति अगर यहाँ पे होता तो ये सही होता, तो पहला गलत हो जाएगा। तो पहले को सब जगह से काट दीजिए, तो 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें संसद, केंद्रीय न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये सब के बारे में हमने बात कर ली है। 79 आर्टिकल संसद के बारे में है, केंद्रीय न्यायपालिका को जो आप 124 के बाद से पढ़ते हैं, और CAG के बारे में भी हमने देखा ही 148 से। ठीक, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान भारत का जो है वो कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? ठीक, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका असम में। उत्तरी अमेरिका में बोरियल वन किस प्रकार के क्षेत्र का दूसरा नाम है? ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट या फिर टैगा फॉरेस्ट जो है ये मुख्य रूप से नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन में पाए जाते हैं, जो एक तरीके से समझ सकते हैं आप स्नो फॉरेस्ट है। ठीक, मुख्य रूप से प्रजाति कौन सी यहाँ पे पाई जाएगी? जो कोनीफेरस प्लांट्स होते हैं हमारे, जैसे पाइन, स्प्रूस वगैरह। ठीक, ये पाए जाते हैं। गलत कथन का चयन करना है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरबन, ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा का ये है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन आप जानते हैं, पहले भी बताया गया है, और सुंदरबन का नाम सुंदरी के नाम से जाने वाले एक मैंग्रोव पौधे से मिलता है। ठीक है, तो सुंदरी पौधे टाइप की जो वेजिटेशन है वो मैंग्रोव में पाई जाती है, और ये यहाँ पे देखेंगे सुंदरबन डेल्टा में भी पाया जाता है। ठीक, तो ये भी हमारा ठीक है, और गलत इसमें कुछ भी नहीं होगा। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, तो साइलेंट वैली कहाँ पे पाई जाती है? केरला में, वहीं पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। साइलेंट वैली एरिया जो हमारा है एनवायरमेंटली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एवरग्रीन टाइप का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये है, तो ये 1973 में यहाँ पे चला था। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस जो बताए गए हैं डिटेल में उनको देख लीजिए, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।